नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर जमकर बरसे असद्दीन ओवैसी ओवैसी बोले मुसलमानों को इस देश में पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, हिंदुत्व की सरकार चला रही है बीजेपी। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी को भरे सदन में घेर लिया, कहा काम हम करते हैं और नाम ये ले लेते हैं। भगवान श्री राम का भी किया इन लोगों ने भजन बनाकर अपमान। आखिरकार क्यों दोस्तों एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने CAA का भूत बाहर निकाल दिया। मुस्लिम बोले लाकर दिखाओ, उतरेंगे सड़कों पर। और तमाम मुद्दों पर होगी बात दोस्तों, कैसे जो है हमास इजराइल के बीच की जंग ने ले लिया है नया रुख, क्या किया है अब हिजबुल्लाह ने। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असद्दीन ओवैसी ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चलें, असद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की सरकार चला रही है। वो तमाम माइनॉरिटी को पीछे छोड़कर सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार चला रही है। आपको बताते चलें, असद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की जो असलियत है वो दुनिया देख रही है। बीजेपी दुनिया को बताना चाह रही है कि देखो भैया, हम सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं और तमाम हिंदू हमें ही वोट दें। और ये दोस्तों कवायद चल भी रही है और कई जगह तो ये चीज़ शायद फॉलो भी की जाती है। कई लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मैं हूँ बाबर का स्पोक पर्सन, क्या कर लोगे मेरा। उन्होंने कहा मैं तो प्रभु श्री राम का जो है यहाँ पर वो करता हूँ सम्मान, जिस गांधी ने मरते वक्त है राम बोला उसको गोडसे ने मार दिया, उसकी पूजा करते हैं बीजेपी वाले दोस्तों। आज भी गोडसे को महान मानते हैं कई लोग, खास करके हिंदू संगठन और बीजेपी के लोग दोस्तों गोडसे की तारीफ़ें करते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, फिलहाल राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS दोनों को लपेटा। राहुल गांधी बोले देश में नफरत की एक मुहिम चलाई जा रही है, बीजेपी और RSS दोनों नफरत फैलाने का काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों एक तरफ तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, इस मुद्दे को गायब करने के लिए बीजेपी कभी जो है दोस्तों अलग अलग चीज़ें कर रही है। कभी UCC बिल ला रही है, कभी वो दोस्तों दूसरी चीज़ें कर रही है, कभी जयंत को अपने से ले रही है। सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि एक माहौल बनाया जाए और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को दोस्तों कमज़ोर किया जाए। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा उसी स्पीड से चल रही है जिससे चलना चाहिए था। आपको बता दें अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी वो करेगी प्रवेश, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश को नफरत और जहर में घोला जा रहा है, जो कि देश के लिए कतई सही नहीं है। राहुल ने कहा कि देश से नफरत को मिटाना होगा और ये तभी हो सकता है दोस्तों जब इस सरकार को हम सत्ता से बाहर कर दें। ये सरकार जितनी चाले चाहे चल ले, लेकिन दोस्तों अगर लोकसभा का चुनाव बीजेपी के खिलाफ जाता है तो आप समझिए एक अलग ही माहौल होगा और ये बहुत अच्छी बात होगी कि देश से एक ऐसी पार्टी दोस्तों हार जाएगी जो देश में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए आई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों तोक़िर रज़ा बोले फिलहाल मुसलमान तुमसे नहीं डरता, हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर ही रहेंगे। जेल भरो आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि सरकार मुस्लिमों की तमाम शर्तों को नहीं मानता। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, घर पे जो ज़मींदोज़ बुलडोज़र चलाए जाते हैं, ख़ास करके अगर किसी ने पत्थरबाजी की तो उसके घर पर बिना अनुमति के बुलडोज़र चला दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, और ये सब कुछ सरकार के ऑर्डर से होता है। और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बैठकर तमाशा देखते हैं दोस्तों तमाम कोर्ट। अब दोस्तों हमारे देश में सच्चाई ये है कि कानून की कोई कीमत बची नहीं है। आप देख लीजिए, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देख रहे हैं कि कैसे बुलडोज़र चलाए जाते हैं, लेकिन वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। और अगर बाई चांस वो एक्शन ले भी लेते हैं दोस्तों तो सरकार उनकी बात नहीं सुनती। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हल्द्वानी में दोस्तों जिस मदरसे को ढाया गया, ये मीडिया आपसे छुपा रहा है, तमाम मीडिया छुपा रहा है आपसे। हल्द्वानी में जिस मस्जिद और मदरसे को ढाया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, अब तक फैसला नहीं आया था। उसके बावजूद भी दोस्तों प्रशासन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिना ही रातों रात मस्जिद और मदरसे को गिरा दिया। इसका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि बीजेपी वाले देश के कानून को नहीं मानते। अगर सुप्रीम कोर्ट बाई चांस कोई फैसला बीजेपी के खिलाफ सुना भी देता है तो बीजेपी उस फैसले को पलट देती है। अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में जो फैसला किया था उसे रातों रात अध्यादेश लाकर बदल दिया गया।
बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है दोस्तों कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप समझिए, सरकार के खिलाफ नहीं होंगे दोस्तों, तब तक कानून की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। और जो हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है ये बात बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि तमाम कोर्ट जो है वो इस वक्त सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। और इस बात से कोई झुठला नहीं सकता इस बात को, क्योंकि ये देखने में अलग ही लग जाता है कि अर्णब गोस्वामी को रातों रात बेल मिल जाती है, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिलती, तमाम लोगों को नहीं मिलती जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर पूरे संसद में गरजते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव ने दोस्तों बीजेपी को उसकी ही जबान में समझाया। अखिलेश ने कहा कि प्रभु श्री राम का अपमान किया गया है, इन लोगों ने एक ऐसा भजन बना दिया दोस्तों, आप समझिए, गाना जो अपमान करता है श्री राम का। इन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर हम राम को लाने वाले हैं, जबकि दोस्तों आप समझिए, क्या प्रभु श्री राम आ जाए हैं? वो हज़ारों सालों पहले आ चुके हैं, बीजेपी ने नहीं लाई। अखिलेश ने कहा कि इन लोगों ने हिंदू धर्म का अपमान किया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी देश में धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला रही है। दरअसल दोस्तों जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, और देश में कौन सी राजनीति की जा रही है इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, तमाम जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, ये सब लोग बीजेपी के खिलाफ है? बीजेपी ने दोस्तों पूरी तरीके से इन चीज़ों को बंजर कर दिया। ना देश के पास, आप समझिए, महंगाई गरीबी से निपटने के लिए कोई मुद्दा है। आज देश में जो हालात बने हुए हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और अखिलेश ने साफ कहा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए दोस्तों। बार बार योगी कहते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि यूपी में आए दिन मर्डर, रेप इस जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिस चीज़ों को छुपाया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर कर दिया हमला। हमास ने दोस्तों इजराइल के कई सैनिकों और टैंकों को कर दिया ढेर। दरअसल आपको बता दें चले, हमास के लड़ाकों ने फिर से एक बार दोस्तों इजराइल में खेला कर दिया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई ठिकानों को दोस्तों ध्वस्त कर दिया। सीधी सी बात यह है, हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुका है इजराइल, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इजराइल के सामने टिक नहीं पा रहा है खास कर। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल हमास की इस जंग के बीच में दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल के परखच्चे उड़ चुके हैं, क्योंकि हमास जो है वो दोगुनी ताकत से इजराइल से लड़ रहा है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, इजराइल हमास की जंग कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुकी है, और सॉरी, इजराइल के लिए मुसीबत बन चुका है हमास। क्योंकि हमास दोस्तों जब अटैक करता है तो वो ऐसा अटैक करता है कि इजराइल के कई टैंकों को एक साथ उड़ा डालता है, क्योंकि उसके पास दोस्तों माना जाता है चीनी और रूसी हथियार हैं जिनसे वो हमले कर रहा है हमास। आपको बताते चलें, अब तक का सबसे बड़े हमले माने जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इजराइल की बोलती दोस्तों बंद हो चुकी है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमास इजराइल की इस जंग के क्या मायने होंगे आगे चलकर, क्योंकि हमास रुकने वाला नहीं है दोस्तों। हमास इजराइल को नहीं छोड़ेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। गजा से उसका कब्ज़ा हटाकर रहेगा, जो कब्ज़ा अतिक्रमण के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। क्या इंडिया गठबंधन में फिर से केजरीवाल ने दे दिया बड़ा झटका? दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने कल ऐलान कर दिया कि पंजाब में 14 की 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी लोकसभा की। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अब पंजाब में भी मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाली, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और कहा है कि फ़िलहाल जैसा सपोर्ट हमें उसमें दिया गया है वैसे ही लोकसभा में भी दिया जाए। दरअसल दोस्तों पहले तो इंडिया गठबंधन में कई लोग हैं जो बिखरते चले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन नाम तो दिया गया है और ये गठबंधन है भी। खैर अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया गठबंधन से कोई बड़ा चेहरा तो गया नहीं है, लेकिन हाँ मतभेद ज़रूर है। जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हैं, लेकिन हम बंगाल में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे ही दोस्तों केजरीवाल ने भी ऐलान किया कि अब वो पंजाब में 14 की 14 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि पंजाब में दोस्तों 14 सीटें लोकसभा की। ऐसे में दोस्तों क्या ये ऐलान कहीं ना कहीं इंडिया के विरोध में जा रहा है? क्योंकि ये लोग दोस्तों आप समझिए खुद ही नहीं समझा पा रहे हैं कि आखिरकार ये चाह क्या रहा है। क्योंकि अभी हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ तो आप कहते हो कि आप इंडिया गठबंधन के साथ हो, दूसरी तरफ आप लोग अलग अलग ऐलान कर रहे हो कि इस राज्य में अकेले लड़ेंगे, उस राज्य में अकेले लड़ेंगे।
हालांकि हम आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें दोस्तों कि इंडिया गठबंधन से सिर्फ नीतीश कुमार ही गए हैं और बाकी कोई बड़ा चेहरा गया नहीं है। जयंत चौधरी ने रातों रात फैसला बदल दिया, मोदी भक्ति में साफ दिखाई दे रहा था, उनका ये फैसला गया है। लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है, जो लोग दोस्तों देश के ख़िलाफ़ हैं, जनता भी उन्हें माफ़ नहीं करेगी, चाहे वो जयंत चौधरी हो या फिर कोई और हो दोस्तों, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि जयंत चौधरी दोस्तों बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए। और दोस्तों आप समझिए, लोग ये नहीं सोचते कि जनता क्या सोचेगी हमारे बारे में, वो सोचेगी कि यार ये कितना बड़ा पलटू है। कल तक कह रहा था कि बीजेपी ने पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया है, किसानों के साथ खड़े हुए थे जयंत चौधरी दोस्तों, लेकिन आज अचानक से बीजेपी का दामन थामकर मोदी की तारीफ करने लगे। इसी वजह से कल बुरी तरीके से खरगे भड़क गए सदन में और घेर भी लिया। लेकिन दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दोस्तों जयंत चौधरी ने जिस तरीके से अपना रुख पलटा है, उससे एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि नीतीश कुमार के छोटे बेटे का खिताब ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों उनको, जयंत चौधरी, क्योंकि वो भी पलटू राम है और ये भी पलटू राम चचा ही निकले। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए फारूक अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री के भाषण पर जमकर घेरा फारूक अब्दुल्ला ने। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री सदन में जब खड़े हो जाते हैं तो लंबी लंबी छोड़ते हैं दोस्तों, लंबी लंबी प्रधानमंत्री छापते हैं। लेकिन क्या सच्चाई है दोस्तों, क्या 370 हटने के बाद दोस्तों कोई फ़ायदा हुआ है जम्मू कश्मीर को? वहाँ पर और भी ज़्यादा टारगेट किलिंग बढ़ गई है। सच्चाई ये है, जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हो गए दोस्तों। लेकिन बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि वहाँ के हालात 370 हटने के बाद अच्छे हुए हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर आकर देखे क्या हालात हैं, यहाँ के हालात बहुत बेकार हैं। उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल दोस्तों अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताते चलें फ़िलहाल ये तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है दोस्तों, जहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अब इस चीज़ में काफ़ी बड़े बदलाव आने वाले हैं। और एक चीज़ साफ़ है दोस्तों कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों कि तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं ये सरकार घिर रही है। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सबके सामने आ ही चुकी हैं। और ये तो साफ़ हो जाना था दोस्तों कि आज जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार ने देश का पूरा माहौल बदल दिया है और इस सरकार को हटाने के लिए दोस्तों सबको आगे आना चाहिए, एकजुट होकर वोट देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बीजेपी हिंदुत्व का सपोर्ट कर रही है तो हम उसे वोट दे दें। ये सिर्फ दोस्तों आप लोगों को बरगलाया जा रहा है ताकि आप महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दे से नज़र हटा लो। और तमाम अभी आप देखना, अगर आप जिता देते हो भूले से भी बीजेपी को 24 में, तो महंगाई देखना कहाँ जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम देखना आप कहाँ जाएंगे, जिसके बाद सरकार को फिर 5 साल मिल जाएंगे लोगों को ठगने के लिए। और 5 साल बहुत होते हैं दोस्तों, 5 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाती है, आप अच्छे समझते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार बीजेपी दोस्तों सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि देश की जनता ने मूड बना लिया है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले कल बिहार में हो सकता है बड़ा खेला दोस्तों, तेजस्वी यादव करेंगे बिहार में खेल, या फिर दोस्तों ये सिर्फ एक अफवाह है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है नीतीश कुमार के 6 विधायक गायब हैं। इधर दूसरी तरफ बार बार तेजस्वी भी ये दावा कर रहे हैं कि अभी तो खेल बाकी है। उधर मनोज झा ने भी इशारा किया है कि फ़िलहाल हमारे विधायकों की चिंता ना करे बीजेपी, हमारे विधायक सब सही हैं, बीजेपी अपने विधायकों की चिंता करे। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों को नज़रबंद कर दिया। क्या ये मान लिया जाए दोस्तों कि तेजस्वी यादव के संपर्क में कई जेडीयू के और आरजेडी के नेता हैं? क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में आने के बाद से ही नीतीश कुमार ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब तो तेजस्वी होंगे मेरे उत्तराधिकारी, और अचानक से दोस्तों पलटू राम चचा ने पलटी मारी, फिर बीजेपी में चलेगा और ये कह दिया कि देखो भैया हम तो जो है यहाँ पर उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ, और अब हमेशा रहेंगे, अब कहीं जाने का मतलब ही नहीं है। नीतीश कुमार का ये पुराना डायलॉग दोस्तों बहुत चलता है, हर बार पलटी मारकर सेम कहते हैं अब तो हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो हम कहीं नहीं जाएंगे। इससे साफ दिखाई देता है कि ऐसे पलटू मार लोगों को जनता भी वोट नहीं देती जिनका पलटने का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि जनता भी समझती है कि फ़िलहाल ऐसे लोगों को वोट देने फ़ायदा क्या दोस्तों। आप समझिए, आज इन्हें वोट दिया, कल किसी और के साथ हो जाएंगे,
और ये चीज़ छुप नहीं सकती है किसी से। भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रही है, और ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं घिर गई है। तो इस चीज़ से तो हमें पता होना ही चाहिए कि फ़िलहाल देश में क्या चल रहा है, कौन सी राजनीति की जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर अमित शाह ने किया CAA लागू करने का ऐलान, तो भड़क गए दोस्तों मुस्लिम बोले एक बार फिर से उतरेंगे सड़कों पर अगर CAA भूले से भी लाने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों हर तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो बाहर से आए हुए आप समझिए मुस्लिम है, उन्हें तो CAA उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं पाकिस्तान और जगह बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, उनको क्या कहा जा रहा है कि उनको तो हम नागरिकता दे देंगे। और ये सब कुछ क्यों दोस्तों? ये भी वोट पाने के लिए। लेकिन सब जानते हैं दोस्तों कि ये बीजेपी की सिर्फ शुरुआत होगी। पहले वो मुस्लिमों को टारगेट करेगी, उसके बाद सिखों को, फिर ईसाइयों को दोस्तों, और ऐसे कर 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 बीजेपी माइनॉरिटी को देश से बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसीलिए दोस्तों CAA का जमकर विरोध हुआ था, पूरे देश में हुआ था। हालांकि उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई दोस्तों, और बेचारे अभी भी बहुत सारे लोग जेल में बने जिन्होंने CAA का विरोध किया था। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि CAA और NRC का विरोध दोस्तों फिर से एक बार हो सकता है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA हम लागू करेंगे। लेकिन एक चीज़ साफ है दोस्तों, अगर CAA आता है तो देश की जनता सड़कों पर दिखेगी, क्योंकि ओवैसी ने कहा था कि CAA जिस दिन आएगा उस दिन सबसे पहले सड़क पर हम ही दिखेंगे तुम्हें। और ममता बनर्जी भी चेतावनी दे चुकी हैं कि CAA हम किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे, और दोस्तों सड़कों पर रहेंगे। बीजेपी के ख़िलाफ़ ये मोर्चा खोलने का अच्छा टाइम है। लोकसभा से पहले दोस्तों जनता को मौका है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर जाए और घेर ले उसे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अब सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले किसान आ गए दोस्तों। 13 तारीख से 2 दिन तक के लिए दिल्ली का घेराव करेंगे राकेट टिकट समेत तमाम किसान। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से किसानों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। 13 तारीख से दोस्तों 2 दिन तक के लिए किसान घेराव करने जा रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तमाम किसान, जितने भी किसान संगठन हैं, उनके इस बड़े ऐलान के बाद पूरी तरीके से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। अब किसान 2 दिन सरकार का घेराव करेंगे और दोस्तों बताएंगे कि आखिरकार उनसे जो MSP का वादा किया गया था, जो तमाम मुद्दों पर बात हुई थी, उन तमाम चीज़ों को पूरा क्यों नहीं किया गया। ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस सरकार की नाकामियाँ क्या हैं। इस सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, खुद प्रधानमंत्री ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों से वादा किया गया कि आप आंदोलन ख़त्म कर दो, 3 काले कानून उसी वक्त रद्द कर दिए। MSP पर कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो MSP की गारंटी देगी, लेकिन आज तक किसानों को MSP की गारंटी नहीं दी गई। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि सरकार की नीतियाँ क्या है। वो किसान विरोधी भी है, वो जनता विरोधी भी है, और मुस्लिम विरोधी तो ऑब्वियसली वो है ही है। तो कम से कम अब किसानों ने फिर से एक बार सरकार की दोस्तों टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कल यानी कि 13 तारीख को, सॉरी आज 11 है, कल 12, परसों से दोस्तों, परसों के दिन सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज से 2 दिन बाद एक बार फिर से जंतर मंतर पर हमें वही भीड़ देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी को कांग्रेस की खुली चेतावनी। कांग्रेस बोली, अशोक गहलोत बोले कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, प्रधानमंत्री OBC नहीं है, वो मोदी समाज के हैं, जो कि व्यापार के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। मोदी जी कहीं से भी OBC नहीं है, और ये बात दोस्तों बिल्कुल सच है। दरअसल आपको बता दें चले, बीजेपी जब मोदी को चुनाव में लेकर आई दोस्तों राजनीति में, तो उन्होंने जानबूझकर प्रधानमंत्री को सन 2000 में OBC करार दे दिया, कहा कि इन्हें OBC बना दो, एक तरीके से इसलिए ताकि वोट पाए जा सके। जबकि दोस्तों मोदी समाज OBC वर्ग में नहीं आता है। मोदी समाज एक व्यापारी समाज माना जाता है दोस्तों, गुजरात का, जो कि व्यापार के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में आप अच्छे से जान सकते हैं कि मोदी जी कहीं से भी OBC नहीं है, लेकिन जानबूझकर बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री बार बार चिल्लाकर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा OBC हूँ। कभी कहते हैं कि देश में कोई जात है ही नहीं, बस गरीब और अमीर हैं। फिलहाल दोस्तों अब क्या है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियोस आगे भी